दुनिया का कोई भी धर्म हो, वो कानून तोड़ने की बात कभी नहीं करता। कोई धर्म देश को धोखा देने के लिए नहीं कहता और कोई भी धर्म झूठ बोलने के लिए नहीं कहता। लेकिन भारत को कोरोना वायरस के नए खतरे की तरफ धकेलने वाले तबलीगी जमात ने धर्म के नाम पर यही सब कुछ किया है। पूरे देश के साथ धोखा दिया है, देश को झूठ बोला है। तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज से 1548 लोग निकाले गए हैं। इन सभी लोगों को डीटीसी की बसों से दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर्स में ले जाया गया है। तबलीगी जमात से जुड़े 24 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 लोग पॉजिटिव हैं। दिल्ली में 774 लोग कोरोना के शुरुआती लक्षणों की वजह से अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से 441 लोग तबलीगी जमात के हैं। यानी तबलीगी जमात ने दिल्ली को कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना दिया है। इस जमात से जुड़े करीब 8 लोगों की देश के अलग अलग हिस्सों में मौत हो चुकी है। अब तक देश भर में इस जमात से जुड़े 84 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें दिल्ली के 24, तेलंगाना के 15 और तमिलनाडु के 45 लोग हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है और लापरवाही अपनी चरम पर है। तबलीगी जमात से जुड़े हजारों लोग देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं। इनकी पहचान करना, इनके संपर्क में आए लोगों की पहचान करना, उन्हें अलग करना, ये अब किसी भी सरकार या प्रशासन के लिए बहुत कठिन चुनौती होगी। तबलीगी जमात के विदेशी और घरेलू प्रचारक, इस जमात के कार्यकर्ता सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, लखनऊ, पटना और रांची जैसे शहरों में भी मिले हैं। कई जगहों पर इन्होंने खुद को छुपा कर रखा और इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। निजामुद्दीन मरकज की सफाई यह है कि पहले जनता कर्फ्यू लगा, फिर लॉकडाउन का ऐलान हो गया, इसलिए ये लोग यहीं पर फंसे रह गए, ये वापस लौट नहीं पाए। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि पुलिस के मुताबिक आयोजकों को 2-2 बार नोटिस दिए गए। देश में लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी। प्रधानमंत्री खुद लगातार ये कह रहे थे कि लोगों को अपने घरों में ही रहना चाहिए, सबको भीड़ से दूर रहना चाहिए। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये लक्ष्मण रेखा है इस समय आपके घर के चारों तरफ, और आपको उस लक्ष्मण रेखा को लांघना नहीं है। लेकिन ये कौन लोग हैं जिन पर वो लक्ष्मण रेखा लागू नहीं होती, जो इस लक्ष्मण रेखा को मानने के लिए तैयार नहीं है? देश ही नहीं, पूरी दुनिया में अब यही बात हो रही है। लेकिन धर्म का चश्मा लगाए इन लोगों को ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई पड़ता है। 21 मार्च को तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में 1746 लोग मौजूद थे। इनमें 216 विदेशी लोग हैं और 1530 भारतीय थे। इसके अलावा तबलीगी जमात के 824 विदेशी प्रचारक देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार के लिए गए थे। इनमें उत्तर प्रदेश में 132, तमिलनाडु में 125, महाराष्ट्र में 115, हरियाणा में 115, तेलंगाना में 82, पश्चिम बंगाल में 70, कर्नाटक में 50, मध्य प्रदेश में 49, झारखंड में 38, आंध्र प्रदेश में 24, राजस्थान में 13 और उड़ीसा में 11 विदेशी प्रचारक तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल थे। यानी इन्होंने पूरे देश को कवर कर लिया है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरा देश इन्होंने कवर कर लिया है। अब आप सोचिए, इन्होंने देश में न जाने कहां कहां जाकर यह बीमारी फैलाई होगी। तबलीगी जमात के करीब 2100 भारतीय प्रचारक भी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार करने के लिए गए थे। अलग अलग राज्यों में इन 2100 लोगों की पहचान अब कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना है कि इन लोगों ने पूरे देश में घूम घूम कर कितने लोगों के लिए खतरा पैदा कर दिया है और उन लोगों से आगे बढ़कर यह खतरा और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद अब तक कर चुका होगा। इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद, कर्फ्यू के बावजूद तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली को ही संकट में नहीं डाला है, बल्कि यहां से सैकड़ों की संख्या में लोग देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच गए और अब उन इलाकों में भी इस महामारी के तेजी से फैलने का खतरा है। निजामुद्दीन से निकलकर हजारों लोग कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गए, ये आज हम आपको एक नक्शे के जरिए समझाएंगे। इस नक्शे को आप देखिए जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा तमिलनाडु का है।
जहां मरकज से लौटने वालों की संख्या 501 है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के 1500 से ज्यादा लोगों ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। तमिलनाडु में निजामुद्दीन से लौटे 45 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि अब हो चुकी है। इस कार्यक्रम से तेलंगाना पहुंचे 15 लोगों में भी संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा निजामुद्दीन से असम पहुंचे लोगों की संख्या करीब 216 है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 156 है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और हैदराबाद जैसे इलाकों में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग पिछले दिनों पहुंचे हैं जिन्होंने निजामुद्दीन के इसी कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। बाकी के जो राज्य इससे प्रभावित हुए हैं उन्हें भी आपने इस नक्शे में देख लिया होगा। यानी आप अगर देखेंगे तो पूरा की पूरा भारत इन लोगों ने कवर कर लिया है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आप सब लोग एक लक्ष्मण रेखा में बंधे हुए हैं। आप सब लोग कर्फ्यू की सीमाओं में बंधे हुए हैं। आप सब लोग 3 हफ्तों के लिए अपने अपने घरों में बंद हैं। आप कानून का पालन कर रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने आपको ये कानून का पालन करने के लिए कहा है। फिर इस देश में ऐसे मुट्ठी भर लोग वो कौन हैं जिन पर वो सारे कानून लागू नहीं होते जो हम पर और आप पर लागू होते हैं। तबलीगी जमात की वजह से इस महामारी के फैलने का खतरा अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देश भी इससे प्रभावित हो चुके हैं। माना जाता है कि इसकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी, जहां इसी महीने लाहौर में तबलीगी जमात का एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हुआ था। इस धार्मिक कार्यक्रम में 80 देशों से आए धर्म प्रचारक शामिल हुए थे और इसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था। सूत्रों के मुताबिक इसमें भारत से गए कुछ प्रचारक भी शामिल थे। इस संस्था ने इस साल फरवरी में मलेशिया में भी कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसकी वजह से वहां भी कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ने लगे। पाकिस्तान और मलेशिया के अलावा किर्गिस्तान, गाजा, ब्रुनेई और थाईलैंड में भी इस वायरस के तेजी से फैलने की एक बहुत बड़ी वजह इस जमात के धार्मिक कार्यक्रमों को ही माना जा रहा है। इन्होंने भारत ही नहीं, दुनिया को भी नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर निजामुद्दीन इस मामले में भारत का लाहौर साबित हो रहा है और ये इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है। पूरा देश जहां लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा का पालन कर रहा है, अपने अपने घरों में रहकर देश को उस स्टेज में जाने से बचा रहा है जिसमें सामुदायिक संक्रमण होने लगता है और महामारी को रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त में इस तरह के लोग अगर धर्म के नाम पर और धर्म के प्रचार के नाम पर भारत को एक बड़े खतरे की तरफ धकेलने में लगे हैं तो ऐसे लोगों पर सवाल उठने ही चाहिए, उठाने ही चाहिए। हम जानते हैं बहुत सारे लोग अब हम पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाएंगे। बहुत सारे लोग फिर से हमसे ये कहेंगे कि हम फिर से धर्म को इस कोरोना वायरस के समय में धार्मिक आधार पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यही सत्य है। हम जानते हैं बदनामी होगी, हम जानते हैं हमें फिर से ट्रोल किया जाएगा। कल जब निजामुद्दीन से इतने सारे लोग ये पकड़े गए हैं, उसके बाद से लगातार जब मीडिया ने इसे रिपोर्ट करना शुरू किया है तो एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम है मीडिया वायरस। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मीडिया सवाल उठा रहा है। कल आपको याद होगा जब निजामुद्दीन से यह हजारों लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पकड़े गए थे, तब एक खास समुदाय और एक खास वर्ग मीडिया से नाराज हो गया। आपने भी गौर किया होगा, आज दिन भर सोशल मीडिया पर हैशटैग मीडिया वायरस ट्रेंड कर रहा था और ये सारे लोग कह रहे हैं कि मीडिया ने एक वायरस को भी धर्म, एक खास धर्म से जोड़ दिया है और ये ठीक नहीं है। अब हमारा सवाल यह है, ये वही लोग हैं जो टेलीविजन पर रामायण को दोबारा से दिखाए जाने का विरोध कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि रामायण को दिखाना धार्मिक आधार पर किया गया फैसला है। इस रामायण को भी वो सांप्रदायिक बता रहे थे। तब क्या ये लोग धर्मनिरपेक्षता की मिसाल पेश कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। बल्कि सच तो यह है कि ये लोग खुद हर चीज को धर्म के चश्मे से देखते हैं। ये एक टीवी सीरियल को भी धर्म के चश्मे से देखते हैं और धर्म की आड़ में कानून, नियमों और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि इनके मन लॉकडाउन में है जिस पर वैचारिक ताला लटका हुआ है। तबलीगी जमात के लोगों में भारतीय और विदेशी दोनों होते हैं। जो लोग, और ये सारे लोग देश भर में पूरे साल
प्रचार करते हैं। अलग अलग देशों से तबलीगी जमात के लोग भारत आते हैं और निजामुद्दीन के अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करते हैं। राज्यों में इनकी धर्म प्रचार की गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर लोग होते हैं। निजामुद्दीन मरकज को लेकर एक बड़ा सवाल आज दिल्ली पुलिस पर भी उठता है, और वो कैसे उठता है हम आपको बताएंगे। वो इसलिए क्योंकि तबलीगी जमात का जो हेडक्वार्टर है वो निजामुद्दीन में पुलिस स्टेशन से सिर्फ 18 मीटर की दूरी पर है, सिर्फ 18 मीटर। और इसकी जो बाउंड्री की दीवार है, बाउंड्री वॉल जो है, वो निजामुद्दीन के पुलिस स्टेशन से लगी हुई है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है? दिल्ली पुलिस को उसकी बिल्कुल बाउंड्री के पार इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, इतने बड़ी संख्या में लोग वहां पर रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, लॉकडाउन है, दिल्ली बंद है, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस को यह पता नहीं चला कि उनकी बाउंड्री लाइन के उस तरफ हो क्या रहा है, उनके बाउंड्री वॉल के उस तरफ क्या चल रहा है। और या तो यह लापरवाही है, और या फिर इस धार्मिक कार्यक्रम को रोकने की दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी। और यह बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं, हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। दिल्ली में वो इलाका निजामुद्दीन है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। जहां अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, जब आप निजामुद्दीन से होकर गुजरेंगे तो आपको कैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। शाहीन बाग में भी वही स्थिति थी। शाहीन बाग में कितने दिनों तक, महीनों तक, ना तो भारत का संविधान लागू हुआ, ना भारत के कानून चले, और ना ही दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कई बार आयोजकों से कहा, लेकिन वो माने नहीं। अब आप सोचिए, ये ऐसी स्थिति है कि दिल्ली पुलिस आयोजकों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही है हाथ जोड़कर। वो पुलिस जिसके हाथ में लाठी भी है, वो पुलिस जिसके हाथ में बंदूक भी है, गन भी है, और वो बल का प्रयोग करती हुई दिखती भी है, लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस कोई बल प्रयोग नहीं कर पाई। अब सवाल यह है, क्यों? लापरवाही की वजह से या डर की वजह से? क्योंकि यह इलाका ही ऐसा है कि पुलिस भी जाने में 1000 बार सोचेगी।